भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा। और ये न्यूजीलैंड करीबन 34 साल बाद भारत के घर में कोई टेस्ट मैच हराने में कामयाब रहा। जैसे कि हम सबको पता ही था कि पहली पारी में न्यूजीलैंड 402 रन बना चुके थे और अगली पारी में उन्हें 107 रनों का ही भारत लक्ष्य दे सका। और इसके बीच भारत को अगर ये मैच जीतना था तो पूरी कीवी टीम को 107 रनों के अंदर ऑल आउट करना था, जो कि कोई आसान काम नहीं था। और ये बात रोहित शर्मा एंड कंपनी को बखूबी पता था, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम ने वापसी की थी वो तो काबिले तारीफ ही था। जहां चौथे दिन का खेल खत्म होते होते खराब रोशनी की वजह से ये मैच रोक दिया गया। पहला ही ओवर जसप्रीत बुमराह के द्वारा डाला जा रहा था कि 4 गेंद हुई थी कि खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने इस मैच को रोक दिया और उसके कुछ देर बाद ही तेज बारिश भी होने लगी और दिन का खेल वहीं पे समाप्त घोषित कर दिया गया। जब ये घोषणा आई तो टीम में काफ़ी नाराजगी भी देखी गई थी। रोहित शर्मा और उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा, विराट कोहली के द्वारा देखा गया था कि अंपायर के इस फैसले के खिलाफ थे और काफ़ी खफा भी थे। देखा गया था कि अंपायरों के साथ काफ़ी अच्छी खासी उन लोगों की आर्ग्यूमेंट्स, बहस हो रही थी इस बात को लेके कि मैच कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा ही कुछ कंडीशन, ऐसा ही कुछ सिचुएशन का इंतजार भी कर रही थी टीम इंडिया की। थोड़ी सी कंडीशन ओवरकास्ट हो, लाइट्स भी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो और इस समय शायद उनके सीमर्स या अगले ओवर में स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो तो कहीं ना कहीं एक आध विकेट लेने की चांसेस रह सकती थी। बट ऐसा नहीं हुआ, अंपायर्स ने खेल बंद कर दिया और बाद में यही प्रतीत हुआ कि नहीं, उनका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके कुछ देर बाद ही काफ़ी तेज बारिश भी स्टार्ट हो गई तो मैच तो वहीं पे रोक दिया गया। हालांकि इससे भारतीय खिलाड़ी कुछ समय के लिए तो नाराज थे, अंपायर से काफ़ी बहस भी हुई, बट बाद में वो भी जब ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना होने लगे तो उनको भी लगा कि यार नहीं, ये तो सही में बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस मैच यहाँ पे तो मतलब मैच होना संभव ही नहीं था। तो जैसे कि पहला ओवर जसप्रीत बुमराह डाल रहे थे, 4 ही बॉल डाला गया था और दोनों ओपनर उस समय क्रीज पर मौजूद थे और किसी ने भी उस टाइम अपना खाता नहीं खोल पाए थे। क्रीज पर दोनों ओपनर टॉम लेथम, जो कि कप्तान भी हैं, और उनके साथ डेवन कॉनवे, दोनों ही क्रीज पर मौजूद थे। जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया, बाद में जाके ये तो एक मिनी कमबैक हो गया, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपने विकेट्स खोए सरफराज और ऋषभ पंत के आउट होते ही, क्योंकि जैसे ही न्यू बॉल इंट्रोड्यूस हुआ तो विकेट्स की तो लड़ी लग गई। जैसे ही सरफराज आउट हुए उसके कुछ देर बाद पंत भी चले गए और जैसे जैसे फिर धीरे धीरे एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए और न्यूजीलैंड के लिए मात्र भारत 107 रन का ही लक्ष्य रख पाया। फिर भी ये कह सकते थे कि मैच एक रोमांचक मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि एक ट्रिकी टोटल हो सकता था और कहीं ना कहीं अगर बारिश भी होती तो शायद ये मैच भारत ड्रॉ हो जाता, तो शायद भारत के लिए, अगर WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करें उसके बेसिस पे, तो भारत के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता। अगर ये बारिश की वजह से अगर ये मैच नहीं हो पाता और आखिरी दिन का खेल अगर नहीं हो पाता, मैच कि वो दिन रद्द हो जाता, तो मैच तो ड्रॉ हो जाता। तो इसमें भारत के लिए काफ़ी फ़ायदा ही हो जाता है अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बेसिस पे बात करें तो। और जैसे ही 5वां दिन स्टार्ट हुआ, कुछ ऐसा ही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद में भी क्लाउडी था, ओवरकास्ट कंडीशन थी और ये 107 रन शायद आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए। और इंडियन जो बैटर थे सरफराज खान, उन्होंने भी पिछला दिन ऐसा ही बयान दिया था कि 107 रन भी न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा। बट हालांकि ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो जैसे ही न्यूजीलैंड बल्लेबाज आए, जो 4 बॉल डाला गया था बुमराह के द्वारा चौथे दिन के अंत होते होते, तो मैच वहीं से स्टार्ट हुआ। तो दोनों ओपनर्स क्रीज पे डटे थे, हालांकि दोनों ने खाता नहीं खोला था पिछला दिन। तो जैसे ही 5वें दिन आए तो स्टार्टिंग जो फेज था वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी स्ट्रगलिंग था, क्योंकि बॉल आसानी से बैट पे आ नहीं रही थी और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह चढ़कर बॉलिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस तरीके से दूसरे एंड से बॉलिंग नहीं हो पा रहा था सर। हालांकि सिराज का काफ़ी टाइम से फॉर्म खराब जा रहा है, लेकिन इस मैच में उस दिन आखिरी दिन उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिखाया और कोशिश की उन्होंने भी चढ़ के बॉलिंग करने की। हो सकता है कभी कभी फॉर्म ऊपर नीचे लग जाए, एक जैसा फॉर्म नहीं हो, तो सिराज के लिए कुछ दिनों से शायद ऐसा ही चल रहा है। बट फिर भी उन्होंने कोशिश की आखिरी दिन में जसप्रीत बुमराह के साथ, उन्होंने भी दोनों छोर से प्रेशर बनाए हुए रखा। 10 ओवर तक तो न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी और ऐसा लग रहा था कि शायद अगर 2-3 बैक टू बैक विकेट्स आ जाए तो मे बी ये मैच बन सकता है यहाँ से। पर ये कार्य आसान तो नहीं था। 107 रन उनको बनाने थे और भारत को जीतने के लिए पूरी की पूरी 10 विकेट आउट करना था। तो मैच
पहली पारी में तो मात्र 46 रन ही बना पाए भारत, पूरी की पूरी टीम सिमट गई, एक शर्मनाक तरह की परफॉर्मेंस थी। बट दूसरे पारी में जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ उस टाइम तक में तो भारत एक अच्छी स्थिति में आ चुकी थी और फिर चौथे दिन भी भारत ने अच्छा कमबैक किया। एक टाइम तो ऐसा भी था कि 3 विकेट खोकर भारत 408 रन तक बना चुका था और जो पहली पारी की जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, इतने कम रन बनाए थे, जो भी लीड उन्होंने कंसीड किया था, लेकिन उसके बाद भी जो 3 विकेट में वो लोग 408 रन तक पहुंच गए, तब तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा भारत के फेवर में लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी भारत उस टाइम तक पे 52 रन की बढ़त हासिल कर लिया था। तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी 7 विकेट हाथ में है, सभी बैटर्स यहाँ से कंट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ इंडिया यहाँ से और 200 रन तक ऐड कर सकता है। तो 200 या 250 तक का अगर टारगेट न्यूजीलैंड के लिए सेट कर पाती तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता न्यूजीलैंड के ऊपर और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं शायद आखिरी दिन में वो सेफ ही खेलते हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन भी था, तो शायद 200 या 250 रन उतना आसान नहीं होता, बट ऐसा तो हो नहीं पाया। बट भारत ने फिर भी कमबैक कर लिया था। एक ऐसा लग रहा था कि शायद एक ऐतिहासिक जीत की ओर हमारी टीम बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सरफराज आउट हुए उन्होंने काफ़ी तगड़े बल्लेबाजी की। उसके बाद धीरे धीरे ऋषभ पंत भी आउट हो गए। उसके बाद तो जैसे कि ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम ढह गई। 54 रन के अंदर ही अंदर 7 विकेट गिर गए और भारत मात्र वहां से फिर 54 रन बनाने के बाद यानी कि भारत का कुल टोटल 462 ही हो पाया, जो कि एक अच्छा कमबैक था। बट फर्स्ट इनिंग्स में लीड इतना ही ज़्यादा उन्होंने कंसीड कर दिया था जिसकी वजह से उसको कवर करते करते लास्ट में जाके 107 रनों का ही लक्ष्य न्यूजीलैंड के लिए भारत ने सेट कर पाया। तो ऐसे में टीम इंडिया को मैच बचाने के लिए तो मौसम का भी साथ चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आसमान में बादल तो छाए हुए रहे, ऐसा लगा था कि भारतीय पेसर्स को शायद मदद मिलेगी और ऐसा हुआ भी। स्टार्टिंग में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने जो स्पेल डाला वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स पे रखे थे दोनों ओपनर्स को, और दोनों ओपनर्स को उन्होंने ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। टॉम लैथम को भी और डेविन कॉनवे को भी, दोनों को आउट किया। उसके बाद भी प्रेशर बनाए हुए रखे, बट धीरे धीरे उसके बाद विल यंग ने और सचिन रविंद्रा ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया। सचिन रविंद्रा जो पहले इनिंग्स में शतकवीर भी थे जिन्होंने शतक मारा, तो सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने अपना फॉर्म बरकरार रखा और धीरे धीरे ओवरकास्ट कंडीशन भी हटी, थोड़ा थोड़ा धूप भी आई और उसके बाद बैटिंग के लिए विकेट आसान हो गई। फिर तो न्यूजीलैंड बैटर्स को लक्ष्य सामने दिख रहा था कि हाँ 40-50 रन होने के बाद उनको लगा कि हाँ और 50 रन 60 रन यहाँ से चाहिए, तो उन्होंने फिर काउंटर अटैक भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर मार के ये रन पूरा कर दिया। स्पिनर्स को तो बिल्कुल सेटल भी होने नहीं दिया। अश्विन को तो कप्तान रोहित शर्मा ने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया और कुलदीप यादव को 8 रन प्रति ओवर की रन गति से उन्होंने पिटाई कर दी। जडेजा का भी ठीक ठाक पिटाई लग गई। तो स्पिनर्स तो बिल्कुल भी नहीं, जो भी किया जसप्रीत बुमराह ने किया और सिराज थोड़े बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस मैच में स्टार्टिंग से ही भारत नीचे लगी हुई थी। डोमिनेटिंग एंड में तो न्यूजीलैंड ही थी। ये मैच तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये मैच न्यूजीलैंड का ही है। अगर कुछ करिश्मा हो जाए या बारिश हो जाए या मौसम का सहारा भारत को मिल जाए तो शायद ये मैच बच जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा तो भारत के फेवर में आ जाता WTC के अगर बेसिस पे बात करें तो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया कमबैक तो कर रही थी। बैटर्स ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा बैटिंग किया, मतलब 462 रन बनाना आसान तो नहीं था इस विकेट पे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिफेंस करने का या खड़े रहने का नहीं सोचा, उन्होंने अटैक किया। टीम जीत के लिए सोच रही थी कि जो भी हो रिजल्ट आना चाहिए, हम लोग सिर्फ ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, चाहे न्यूजीलैंड जीते या इंडिया जीते, बट रिजल्ट के लिए खेल रही थी। वो इंटेंट भी दिखा उनकी बैटिंग में। काफी जबरदस्त इंडिया ने वापसी की सेकंड इनिंग्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से यंगस्टर्स ने बैटिंग की वो तो मतलब कि सरफराज की जो इनिंग्स थी ना वो काफी आइकॉनिक इनिंग्स में गिनी जाएगी, क्योंकि जो मैच का जो सिचुएशन था वहां से जो उन्होंने बैटिंग की, विकेट गिरने के बावजूद भी 195 गेंदों में उन्होंने 150 रन बना दिए, जिसमें कि 18 चौके और 3 छक्के भी शामिल हैं। और पंत ने 105 गेंदों में 99 रन बना पाए। वो भी बेचारा थोड़ा सा अनलकी रहे, 1 रन के लिए अपने शतक भी चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर वो दोनों और 1-1.5 घंटा अगर विकेट पे खड़े रह जाते ना तो ये लीड भी अच्छी खासी बढ़ जाती न्यूजीलैंड के लिए। और वो जिस स्पीड से बैटिंग कर रहे थे तो शायद ये मैच बन सकता था। तो मिनी कमबैक बोलो या जो भी बोलो, उन्होंने तो कमबैक करवा दिया था। लेकिन अब काम था कि आने वाले बैटर्स भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे, अपना अपना रोल प्ले करें और थोड़ी सी गेम सेंस दिखाएं तो ये मैच बन सकता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनुभवी टीम सऊदी ने जैसे ही सरफराज को आउट किया और उनकी ये शानदार साझेदारी आखिरकार टूट ही गई, और उसके थोड़ी देर बाद ही विलियम ओरुर्क जो उनके नए गेंदबाज जो यंगस्टर हैं, उन्होंने भी
पंत को नए गेंद के साथ आउट किया और उनके बाद ही केएल राहुल भी 12 रन पे आउट हो गया और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और टारगेट जो कि सोच रहे थे कि शायद 200 या 250 तक इंडिया पहुंच जाएगी जिस तरह से बैटिंग चल रही थी 3 विकेट के बाद, बट 54 रन के अंदर ही पूरी की पूरी टीम आउट हो गई और भारत उसके बाद कोई इंटेंट ही नहीं दिखा सका। न्यू बॉल आते ही सारे के सारे बैट्समैन स्ट्रगल करने लगे, यहाँ तक कि सेट बैट्समैन सरफराज भी उस स्टेज में सफर कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। इनको ऋषभ पंत ने भी काफी समझाया कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और फाइनली उन्होंने अपना विकेट दे ही दिया। अगर बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो न्यूजीलैंड काफी इंडिया के ऊपर हमेशा ही मतलब कि उनका दबदबा बना हुआ रहता है। मतलब आईसीसी के इवेंट्स में भी देखते हैं, हालांकि 2023 वर्ल्ड कप में समीकरण बदला, इंडिया ने उनको 2 बार हराया लीग स्टेज में भी और सेमीफाइनल में भी, बट उससे पहले तक तो ऐसा ही चल रहा था कि न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया के ऊपर हावी रहती थी। और ये एक ऐसा टीम है जो कि न्यूजीलैंड एक छोटा सा नेशन, एक छोटी सी कंट्री है, बट वहाँ से जो भी उनके पास एक बैलेंस जो तैयार करती है उनकी टीम में, जो भी उनके खिलाड़ियों में जो भी स्ट्रेंथ या पोटेंशियल रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और उनका बहुत ज़्यादा हम्बल भी होते हैं और काफ़ी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर रहती है, क्योंकि वो जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं ना, वो काबिल तारीफ है। वो बड़े बड़े टीमों को काफ़ी ज़्यादा अनलकी भी रहते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड से 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल हारा था, वो डिजर्व करते थे जीतना, बट बड़ी टीमों को हमेशा से न्यूजीलैंड टक्कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो डिसिप्लिन है, उनके अंदर जो एक हंग्रीनेस है, एक हम्बलनेस है, कुल मिला के सब कुछ मिला के न्यूजीलैंड को काफ़ी बैलेंस टीम तैयार करती है। जिस तरीके से उनका पेस अटैक है, ये तो कह ही सकते हैं कि बैंगलोर का जो कंडीशन था, हमारे गेंदबाजों से ज़्यादा उनकी गेंदबाजों को फायदा मिला, वो इस कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाए। और साउदी और मैट हेनरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की। हमारे तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की सेकंड पारी में, बट फर्स्ट इनिंग्स में वो भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। और सिराज का तो कुछ दिनों से, कुछ टाइम से उतना मतलब कि अच्छा फेस नहीं चल रहा, वो थोड़े खराब फॉर्म से ही गुजर रहे हैं, इस बात को तो एक्सेप्ट करना होगा। तो न्यूजीलैंड ने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया, अच्छे से उन्होंने होमवर्क किया, कंडीशन को अच्छे से अडॉप्ट किया, बैटिंग बोलिए, बॉलिंग बोलिए, डिसीजन बोलिए, इवन की कैप्टनसी की बात करें तो कहीं ना कहीं टॉम लेथम ओवर शैडो कर गए इस मैच में रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा की डिसीजन मेकिंग भी, अश्विन को अटैक में नहीं लाना या जो भी था, थोड़ा सा तो वहाँ पे इफेक्ट हुआ, बट जो भी है न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छे से इस मैच में कमबैक किया उन्होंने। और एक 34 साल बाद उन्होंने इंडिया को आगे टेस्ट मैच हराया। इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी भी मजबूत टीम आई, बट उन्होंने इंडिया को तो घर पे नहीं हरा सका, बट न्यूजीलैंड ने ये कर दिया, न्यूजीलैंड ने ये करके दिखाया। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ न्यूजीलैंड काफ़ी बैलेंस टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है और हमेशा बड़ी टीमों को टक्कर देती है, कड़ी टक्कर देती है, और उनके घर में जाके भी हराने का उनके पास काबिलियत है, जैसे कि पहले मैच में इन्होंने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं इंडिया बैकफुट में है, अंडर प्रेशर रहेगी। और उनका बॉलिंग अटैक बोलिए, बैटिंग अटैक बोलिए, बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। ऊपर से आप देखोगे तो डेविन कॉन्वे, टॉम लेथम, अभी तो विलियमसन का आना बाकी है, वो इंजर्ड है, बाहर है, तो वो आएंगे तो और ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में भी विल यंग, उसके बाद उनके कीपर को देख लीजिए, टॉम ब्लेंडेल, और फिर डैरियल मिचेल और सचिन रविंद्रा, और नीचे से ग्लेन फिलिप्स। बैटिंग उनकी टीम सऊदी तक है, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है। तो ये सीरीज इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। इसमें तो पहले मैच में उन्होंने बता दिया कि ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग सीरीज हो सकता है। अगर वो हल्के में ले रहे थे, अगर उनको लग रहा था कि नहीं आसानी से इनको हरा देंगे, ऐसा नहीं होगा। इंडिया को लड़ के ये सीरीज, आने वाला 2 भी मैच है, जो 24 तारीख से दूसरा मैच होगा पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में, और तीसरा मैच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ये दोनों मैचों में इंडिया को सोच समझ के अपनी टीम भी चुननी होगी और उस तरह का विकेट भी बनाना होगा और अच्छे क्रिकेट खेलने होंगे, तब जाके न्यूजीलैंड को बीट कर पाएगी, नहीं तो आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड को हराना। तो जो भी है, बात वहीं घूम फिर के आ जाती है एक ही इंसान पे। अगर ये मैच इंडिया ने बना दिया था, जो भी हुआ फर्स्ट इनिंग्स में 5 बैट्समैन डक पे आउट हुए, 0 पे चले गए, लेकिन उसके बाद भी बॉलिंग में भी कह सकते हैं, कैप्टन में भी थोड़ी जो डिसीजन मेकिंग थी, जो 237 पे 7 होने के बावजूद भी और ज़्यादा अटैक करना चाहिए था, तो शायद उनको 300 तक में न्यूजीलैंड को रोक लेना चाहिए था। तो इंडिया के पास जो ये 350 रन जो बढ़त ले लिया था न्यूजीलैंड, वो शायद 250 या 250 तक में रुकता, तो हो सकता है कि इंडिया जो भी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की, तो टारगेट और ज़्यादा सेट हो सकता था न्यूजीलैंड के लिए। तो कहीं ना कहीं रन भी वहाँ से कंसीड किए, उन्होंने बिल्कुल काउंटर अटैक कर दिया। सचिन रविंद्रा और टीम सऊदी ने अश्विन पे भी अटैक किया, सारे बॉलर को धीरे धीरे सिराज पे भी अटैक किया, तो ऐसा होता गया और मैच भारत के हाथ से निकल गया। तो भारत वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकी इस गेम में। तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट तो वहीं से था। लेकिन फिर भी अगर इस मैच की बात करें हम लोग, तो अगर सेकंड पारी में भी इंडिया ने जब बैटिंग किया,
तो बैटिंग करने के बाद जब सारे बैटर्स ऊपर से रन बनाए, स्टार्टिंग में ही दोनों ओपनर्स ने अच्छे स्टार्ट किए, यशस्वी ने भी और रोहित शर्मा ने भी एक कप्तानी पारी खेला। हालांकि उनको भी शतक मारना चाहिए था और लंबी पारी खेलनी चाहिए था, बट जो भी खेला उन्होंने इंटेंट दिखाया, एक टोन सेट कर दिया आने वाले बैटर्स के लिए। और विराट को भी ऊपर प्रमोट किया क्योंकि सुमन गिल नहीं खेल रहे थे, तो बाकी बैट्समैन की पोजीशन के साथ रोहित छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे थे, राहुल को भी उनकी सूटेबल पोजीशन देना चाह रहे थे, इसीलिए विराट को ऊपर में प्रमोट किया। उसके बाद सरफराज है, एज यूजुअल ऋषभ पंत है, फिर राहुल है, तो राहुल को उनको जगह भी मिला। तो अगर जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा था वो और कहेंगे केएल राहुल ही है। केएल राहुल ने बहुत ज्यादा निराश किया क्योंकि उनसे एक उम्मीद की जा रही थी, अगर वो इतने साल से टीम के साथ लगे हुए हैं, इतना ज्यादा तजुर्बा उनके पास, उनका कुछ सही नहीं चल रहा है। भाई साहब कैच भी छोड़ रहे हैं, कप्तान भी उनसे नाराज है, टीम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनको हमेशा से ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ चलता ही रहता है। आईपीएल में भी देखा होगा कि संजीव गोयनका ने वो जो मैच में एक जो उन्होंने इंटेंट नहीं दिखाया, पूरी की पूरी टीम इंटेंट नहीं दिखाई और गंदे तरीके से वो मैच हार गए थे, तो वहाँ भी संजीव गोयनका ने उनको अच्छी खासी सुना दी स्टेडियम में ही। तो उनके साथ ये लगा हुआ रहता है कि उनको भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, समझ में नहीं आता उनको कि मतलब इतने, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि इतने साल से मैं इस टीम के साथ खेल रहा हूँ, इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ड्रॉप मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको बैकिंग मिलती है। शायद दूसरे खिलाड़ी होते तो ड्रॉप हो जाते, बट उनको बैक किया जाता है, उनको उनके पोजीशन पे ही भेजा जा रहा, तो उनका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि थोड़ी सी गेम सेंस दिखाएं, थोड़ा देर विकेट में रुके। ऐसा तो नहीं था कि वहाँ कयामत ही आ गई थी कि मतलब कि केएल राहुल को हर बॉल एकदम अनप्लेएबल मिल गया और बहुत मतलब वो उस चीज को खेल ही नहीं सके, उनके लिए बहुत अनप्लेएबल वाला मोमेंट हो गया। ऐसा नहीं था, इतने साल से खेल रहे तो उनको भी अप्लाई करना चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने कैसा बॉलिंग किया आप लोग बताइए, इतना अच्छा बॉलिंग किया ना, स्टार्टिंग में उन्होंने पकड़ के रखा न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाजों को, बट फिर भी न्यूजीलैंड ने लड़ा इतने आसानी से। डेवन कॉनवे और टॉम लेथम भी अपनी विकेट नहीं दिए, टॉम लेथम तो भले आउट हो गए थे, बट डेवन कॉनवे काफी देर तक फाइट किए। उसके बाद विल यंग और सचिन रविंद्र ने भी वो फाइटिंग स्पीड दिखाई। तो ये चीज तो देखना होगा ना कि ऑपोजिशन दूसरे कंट्री से आके आपके होम ग्राउंड में, और आपका घर भी है, वो बेंगलोर से ही बिलोंग्स करते हैं, बचपन से वहीं पे उन्होंने क्रिकेट खेली, सबको आके आपकी कंडीशन को अडॉप्ट कर जा रहे हैं। आपकी ही टीम के जो अदर्स बैटर हैं सरफराज और ऋषभ पंत इतने अच्छे बैटिंग कर गए हैं, आपसे यंगस्टर है, उतने आपके इतने बाद उन्होंने टीम में खेलना स्टार्ट किया, बट फिर भी वो एक मैच्योरिटी के साथ वहाँ पे खेले, गेम सेंस दिखाए। बट ये भाई साहब बिल्कुल भी वहाँ पे कोई गेम सेंस ही नहीं दिखाए। उनको लग दूसरे के विकेट गिरने पे, जब पंत 99 पे आउट हो गए तो उनको सदमा लग रहा है, मतलब वो इफेक्ट हो जा रहा है। बट जब उनकी बारी है तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि इतनी अच्छी पोजीशन में है, यंगस्टर्स ने इतना फाइट बैक किया, जिस मैच में कुछ भी नहीं था वहां से बहुत कुछ निकालने की कोशिश की है इन दोनों बैटर्स ने और उसके ऊपर वाले बैट्समैन ने भी। तो मैं भी तो करूँ, हो सकता है रविंद्र जडेजा उस दिन नहीं चला, लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत बार परफॉर्म किया है, हो सकता है उस दिन वो नहीं चले। बट केएल राहुल यार कभी नहीं, चाहे 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 2021 T20 वर्ल्ड कप हो, मतलब कभी उनको मैंने नहीं देखा करंट सिचुएशन पे परफॉर्म करते हुए। तो इस पे तो कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इनके वजह से कितने सारे खिलाड़ी का करियर दांव पे लगा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। संजू सैमसन बोल लीजिए, या सरफराज खान बोल लीजिए, या ध्रुव जुरेल बोल लीजिए, या ऋतुराज गायकवाड़ बोल लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मौका मिल सकता था। और भी रणजी से जो भी खिलाड़ी आते डोमेस्टिक से, अभिमन्यु स्वरण या प्रियांक पंचाल, इनके ऐसे खिलाड़ी किन्हीं को मौका नहीं मिला, बट केएल राहुल को बहुत ज्यादा बैकिंग मिली। 10 साल से वो खेल रहे हैं, बट अभी तक अपनी जगह वो सीमेंट नहीं कर पाए, फिक्स नहीं कर पाए टीम में। बट ये टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में अब जो भी टीम हो, शायद ऋषभ पंत को नीज में इंजरी है तो वो शायद नहीं खेले अगला मैच, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल तो ऑटोमेटिक है कि एक फोर्स एक्सचेंज होगा, ध्रुव जुरेल आएंगे। और अगर सुमन गिल फिट हो जाते हैं अगले मैच में अगर आ जाते हैं, तो टीम मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होगा, केएल राहुल को उन्हें ड्रॉप करना होगा। ऐसा नहीं हो कि अगर वो पहले से है टीम के साथ तो ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो सरफराज का बिल्कुल भी ड्रॉप होना नहीं बनता, फिर ये तो उनके कॉन्फिडेंस को, फिर उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट को सही फैसला लेना चाहिए। गौतम गंभीर कोच बने हैं, टीम के साथ मैं कैप्टन के साथ बात करके जो सही डिसीजन हो सके तो केएल राहुल को फिर से भेजिए। अगर उनको लगता है कि नहीं ये खिलाड़ी में है टैलेंट, वो आपसे फिर से करेगा, भेजिए उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेले, वहाँ परफॉर्म करें। वहाँ से अगर वो परफॉर्म करके आएंगे तो वापस फिर से टीम में आएंगे। बट ऐसे सिचुएशन में तो उनको फिर से ऐसा तो मौका नहीं मिलना चाहिए कि नहीं यहाँ से वही सिर्फ खेलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब टीम को एक फैसला लेना होगा और केएल राहुल को भी ये चीज़ समझना होगा कि बहुत हो गया, मैंने भी 10 साल इस टीम के साथ रहा, बट अभी तक अपना जगह मैंने सीमेंट नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, एबिलिटी है बट उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ तो उनके साथ प्रॉब्लम है, कैचेस भी छूट जाते हैं उनसे क्रंच सिचुएशन में। तो ये तो नहीं चलेगा, इतनी बड़ी टीम है,
टीम इंडिया को फैसला लेना होगा और अगले मैच में एक जो प्रॉपर जो एक जेन्युइन डिसीजन हो, अगर सरफराज का जगह बनता है इस टीम में तो सरफराज को मौका मिलना चाहिए। अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं तो, अगर शुभमन गिल अगले मैच में नहीं खेल पा रहे तो ऑटोमेटिकली फिर केएल राहुल खेलेंगे, बट सरफराज को तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, अगर इस अगले मैच में अगर इस शुभमन गिल अगर फिट हो जाते तो कौन किसका ड्रॉप होना बनता है। ऑब्वियसली सरफराज का तो ड्रॉप नहीं होंगे और केएल राहुल के ऊपर टीम को डिसीजन लेना होगा, मैनेजमेंट को, कैप्टन को सोच के इसके ऊपर डिसीजन लेना होगा और उनको भी समझाना होगा और उन्हें खुद भी तो देखना चाहिए ना कि यार मैं कर क्या रहा हूँ इस टीम में, मतलब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर ये मैच इन्होंने बना दिया, यहाँ से मैं भी तो कुछ करूँ, मैं भी तो कंट्रीब्यूट करूँ। सारे बैटर्स ने जब किया इसी विकेट पे, कोई डिमिनेंस तो नहीं आएगी इस विकेट पे, मैं भी करूँ, मेरा होम ग्राउंड है, बचपन से मैंने यहाँ खेला है, करूँ उस टीम को बचाऊं। कुछ राहुल द्रविड़ और सचिन बीवीएस लक्ष्मण वाला हीरोइक्स जैसे उन्होंने किया था कोलकाता में, मैं भी कुछ करूँ। जब मैच ये बन गया यहाँ से करूँ 200-250 तक टारगेट दूं, न्यूजीलैंड को सेट तो करूँ एक टारगेट यहाँ से। उसके बाद न्यूजीलैंड अगर चेस कर लेती है अच्छी बात है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग भी किया 4th इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने, तो शायद 200-250 भी चेस कर लेते न्यूजीलैंड, बट फिर भी अगर वो टारगेट होता ना तो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता, मानसिक तौर पे वो सोचते हैं, इतना आसानी से वो नहीं हो पाता। तो केएल राहुल तो इस मैच के आप कह सकते हैं कि इस मैच के कल्प्रिट है वो। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने काफी ज्यादा बैकफुट में चला गया था, इस गेम में काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया, बट वापसी तो कर लिया था। एक टाइम पे तो लग रहा था जब 408 पे 3 था तो ऐसा तो लग रहा था कि हाँ इंडिया वापसी कर लिया है, 50-60 रन की बढ़त भी हासिल हो गई, यहाँ से 1-150 और जोड़ देंगे आराम से। और जो आने वाले बैट्समैन भी हैं जिसमें केएल राहुल भी शुमार थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया करते कराते 200-250 का टारगेट दे देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा कल्प्रिट है अगर इस मैच में तो केएल राहुल ही है और इसमें कोई दो राय नहीं। तो टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को, कोच को मिलकर डिसीजन लेना होगा, उन्हें भी समझाना होगा और वो खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अगर उनमें है तो फिर से वापसी करेंगे। तो ये रहा इस मैच का हाल। ये मैच तो पहले भी मैंने कहा था कि अगर कुदरत का कुछ निज़ाम ही हो जाए, कुदरत का करिश्मा ही हो जाए तो शायद ये मैच इंडिया बच जाए, मतलब बारिश की वजह से। लेकिन 107 रन कुछ ऐसा हो नहीं सकता था, कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर ले, बट वो रन भी तो छोटा ही था ना। वो अगर 4-5 विकेट भी अगर 50-60 में गिर जाते, उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ थी कि नीचे वाले बैटर्स भी आके मार मुर के ये रन पूरा कर ही देते। तो 107 रन में तो ये मैच बचाना मुश्किल था। एकमात्र कुदरत का निज़ाम, अगर बारिश होता तो ही इंडिया बच जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने पुरजोर कोशिश किया, बट मैच तो आखिरकार न्यूजीलैंड को ही जीतना था। तो अब जो दूसरा मैच है एमसीए में, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में, तो उस मैच में देखना होगा टीम कैसे बनाते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, विकेट कैसी होंगी, स्पिनर्स एक्स्ट्रा वाशिंगटन सुंदर को ऐड कर लिया गया स्क्वाड में, क्या स्पिन ट्रैक बनाएंगे, 2 ऑफ स्पिनर खेलेंगे क्योंकि 3-4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में, अश्विन के साथ वाशिंगटन भी खेलेंगे क्या। तो ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी कि विकेट भी कैसा रहता है, स्पिन फ्रेंडली रहता है या फास्ट बॉलिंग का ही वो ट्रैक दिया जाएगा फिर से। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इंडिया को WTC का अगर सोच रहा है फाइनल खेलने का, तो ये घरेलू सीरीज तो बाकी जो 2 मैच बचे हुए हैं, ये दोनों मैच तो जीतना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक दे देते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड बाजी मार जाएगी फिर से, क्योंकि अगर दोनों टीमों की अगर फास्ट बॉलिंग हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बॉलिंग मुझे इंडिया के बॉलिंग से ज़्यादा बेहतर लग रही है। हमारे पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है, लेकिन उनके जो तीनों बॉलर है तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो और हमारे पास अभी मोहम्मद शमी भी नहीं है। शमी अगर रहते तो एक अलग तरीके से एक बैलेंस आता, अलग तरीके से बॉलिंग अटैक लगती। आकाशदीप भी रहते तो, क्योंकि सिराज का भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास इतने अच्छे स्पिनर्स हैं। बेंच में अक्षर पटेल भी बैठे हुए हैं और रविंद्र जडेजा भी है, कुलदीप भी, अश्विन भी, और अब तो वाशिंगटन को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो मुझे लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए, आने वाले 2 मैचेस में एक अच्छी टीम चुने, अच्छा विकेट के साथ। ये दोनों मैच आने वाला इंडिया को जीतना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि अब आगे के लिए WTC के लिए क्या प्लानिंग हो। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले मैचेस पे भी हम बात करेंगे। 24 तारीख से जो पुणे में खेला जाएगा, देखना होगा कि टीम क्या होता है, कैसे विकेट होते हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे। और केएल राहुल के ऊपर भी जरूर मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, कैप्टन को सोचना चाहिए और कोच को भी सोचना चाहिए कि क्या डिसीजन लेते हैं। जो हो टीम के लिए भलाई होना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ एक डिसीजन होना चाहिए। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह क्रिकेट के अपडेट्स पे हम लोग बातें करते रहेंगे, न्यूज़ पे बातें करते रहेंगे। जो भी खेला जाएगा क्रिकेट उस पर कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीत गई है, ये भी उन्होंने एक अच्छी अचीवमेंट दी, काफ़ी अच्छी टीम रही उन्होंने की। न्यूजीलैंड की भी वुमेन्स टीम भी काफ़ी अच्छी है और साउथ अफ्रीका की भी टीम काफ़ी अच्छी थी, बट वो डिजर्व करती थी जीतना। इससे पहले भी उन्होंने अच्छा ही क्रिकेट खेला हमेशा से। तो कोशिश करेंगे हम लोग हर तरह की क्रिकेट को कवर करें। अभी हम लोग नए क्रिएटर्स हैं, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट करते रहिएगा,
अपना प्यार देते रहिएगा। तो क्रिकेट रिकैप चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले मैच में भी लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।